इसमें सीखने वाले हिंदी की जो सारी मात्राएं होती है, सारी की सारी मात्राएं, जितना भी कन्फ्यूज़न है आपको हिंदी की मात्राओं को लेकर, वो कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट मात्राएं बताने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलिए देख लें कि जो वर्ण होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर जिनको कि इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं और व्यंजन जिनको कि कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो स्वर और व्यंजन, अब जान लें कि स्वर क्या होते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती। मतलब कि ये इसकी परिभाषा है। जब भी हम स्वर बोलेंगे ना, तो किसी अन्य ध्वनि की हमको मदद नहीं लेनी पड़ती है। और जो स्वर होते हैं ना हिंदी में, वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11, 11। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे के सारे क्या है? हिंदी के स्वर है। जब भी आप इनको बोलेंगे ना, जैसे अ बोला तो अ, आ बोला आ, छोटी ई, बड़ी ई, इनको जब भी आप बोलेंगे ना, प्रोनाउंस करेंगे, तो हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता, मदद नहीं लेनी पड़ती। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर यानी कि वोवल्स, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, जिनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं व्यंजन को। अब जान ले व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब ये जो व्यंजन होते हैं ना, जब भी हम व्यंजन बोलते हैं तो इनको बोलने के लिए हमको किनकी हेल्प लेनी पड़ती है? स्वरों की, यानी कि वोवल्स की। मतलब कि अ, आ, ई, इनकी हमको सहायता लेनी पड़ती है व्यंजनों को बोलते समय। व्यंजन 33 होते हैं, यानी कि 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कौन कौन से होते हैं? ये क, ख, ग, घ, ड़, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है ना, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये सारे के सारे व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और स्वर कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद आप सीखें कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो बच गए ना, ये बच गए, ये व्यंजन के बाद में ये बच जाते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। हिंदी में इनको संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, बोला जाता है। और ये होता है ना ड़, ढ, ठीक है, बिंदी लगे हुए, ये अतिरिक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा में होते हैं। ये व्यंजन में आपको नहीं दिखाई देंगे, तो आप कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये श, त्र, ज्ञ और ये श्र, श्रमिक, ये व्यंजन में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, और ये जो है ना ड़ और ये ढ है ना, ये अतिरिक्त व्यंजन है। चलिए, यहाँ तक आपने सीख लिया। स्वरों एवं व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आपने इतनी जानकारी ले ली है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं, मतलब ये सारा आपने सीख लिया है। इसके बाद आप सीखेंगे अब मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। ठीक है, मात्रा चिन्ह होता है। स्वर तथा उनकी मात्राओं को अब जाने, आप सीखें। जैसे कि ये सारे के सारे स्वर है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये स्वर है और ये स्वरों की मात्रा है। ठीक है, अ हो गया, तो अ की हम कोई मात्रा नहीं लिखते। शब्द बनते हैं ना, कल, बस, ये सारे बिना मात्रा वाले। ये है आ की मात्रा, ये इस तरीके से होती है ना, डंडा लगा हुआ रहता है। ये है छोटी ई की मात्रा, देख ले किस तरीके से लिखी जाती है। ये जो गोला सर्कल सा बनाया गया है ना, इसकी जगह आप कोई भी अक्षर रखेंगे। अक्षर मतलब कि स्वर नहीं रखना है, क्योंकि स्वरों की तो मात्राएं होती है, आपको व्यंजन रखना है। यहाँ पर भी आप इस सर्कल की जगह कोई ना कोई व्यंजन लिख देंगे। और ये है बड़ी ई, इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा। ये है ऊ, कौन सा? छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से अक्षर के नीचे लगाई जाएगी। ये है बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से अक्षर के नीचे लगाई जाएगी। तो देखें किस तरीके से घूम रही है मात्रा।
छोटे ऊ की कहाँ घूम रही है और बड़े ऊ की कहाँ घूम रही है ना। री से ऋषि की मात्रा इस तरीके से एक सी जैसा लगेगा, ठीक है। आपको सी फॉर कैट होता है ना, वो वाला सी, और अक्षर होगा ऊपर, यानी कि अक्षर के नीचे इस तरीके से लगाई जाएगी। कैसे लगाई जाएगी, अभी हम अक्षर भी देखेंगे, ठीक है, शब्द देखेंगे, मात्राएं देखेंगे। ये है ए की मात्रा, ऐसे एक मात्रा लगाई जाती है अक्षर के ऊपर, और दो मात्रा लगाई जाएगी ए, इसको आई करके पढ़ेंगे, ए आई, ठीक है। बड़ा आई बोल देते हैं या फिर ए आई, ऐसे ही पढ़ देंगे तो चलेगा। अब अक्षर के ऊपर डबल लगाया जाएगा, ये जो निशान है ना, यहाँ सिंगल एक होगा, यहाँ डबल हो जाएगा, ए आई, इस तरीके से। ये है ओ की मात्रा, एक डंडा, फिर ऊपर एक मात्रा, ये औ की मात्रा, यहाँ डंडा, ये डबल आ जाएगी, ठीक है, औ की जैसे। तो इस तरीके से आप मात्राओं की पहचान कर लें। एक बार आपको मात्राओं की पहचान हो जाएगी, मात्राओं की पहचान होने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सी छोटी ई की मात्रा है, कौन सी बड़ी ई की मात्रा है। जब छोटी ई बड़ी ई बोलते हैं तो आप इससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि छोटी मतलब साउंड जो है ना मात्रा का, वो छोटा आएगा, और बड़ी यानी बड़ा आएगा। इस तरीके से आप सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अ में बिना मात्रा वाले शब्द आते हैं। प्रत्येक व्यंजन को बोलते समय अ की सहायता ली जाती है। सुने, स्वर के बिना यदि व्यंजन को लिखना हो तो हलंत लगाया जाता है। मतलब कोई अक्षर होगा ना, उसके नीचे इस तरीके से एक लाइन खींची रहेगी ना। कैसे, जैसे कि ये देखें, अ के बिना व्यंजन, मतलब ये जो है ना क के नीचे ये एक लाइन खींची गई है, इसको हलंत बोलते हैं हिंदी में। तो ये क जो है ना, ये आधा बोला जाएगा, ये हलंत लग गया, इसका मतलब इसमें अ जो है ना मिला हुआ नहीं है। अगर पूरा व्यंजन बनाना है ना हमको, तो हमको अ जोड़ना पड़ता है, मतलब कि अ छुपा हुआ रहता है। और ये जो क है ना, इसको क करके पढ़ेंगे। अगर हम क पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब वो आधा है, आधा पढ़ेंगे ना क को, क, च, ज, त, इस तरीके से। नहीं तो क, च, ज, त, इसका मतलब कि खींच के बोल रहे हैं तो अ मिला हुआ है हमें, इसके अंदर हमने अ को मिलाया हुआ है, ऐसे, ठीक है। अब अ के बिना व्यंजन, तो मतलब कि जितने भी ये जो व्यंजन होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, अ मिला हुआ रहता है। अब देखें, अ के साथ व्यंजन, यहाँ से हलंत हट गया, यानी कि ये जो अक्षर है ना हिंदी के, ये पूरे के पूरे हैं, इनमें हलंत नहीं लगा हुआ और अ इनके साथ मिला हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको अ दिखाई दे, अ जो है ना साउंड में मिला हुआ है। जैसे क है ना, इसको क बोल रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है, च बोल रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है ना, च के पीछे, ज बोल रहे हैं तो ज आ रहा है, त अ खींच के बोल रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखें आप, ध्यान रखें, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि व्यंजन जो है ना, यानी कि कॉन्सोनेंट, और स्वरों का इस्तेमाल हम मात्रा के लिए करते हैं उन कॉन्सोनेंट के साथ। स्वरों का प्रयोग, अब यहाँ पर देखें कि स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और मात्रा के रूप में भी होता है। तो दोनों रूप को आप समझिए, मूल रूप और मात्रा के रूप में। जैसे यहाँ पर स्वर दे रखे हैं मैंने, यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर मूल रूप में किस तरीके से प्रयोग होता है, कुछ शब्द देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और मात्रा के रूप में किस तरीके से प्रयोग होता है, शब्द देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ये अ है, अ की कोई मात्रा होती है, अभी मैंने बताया कोई मात्रा नहीं होती, तो अनार, ठीक है। अ से जो भी स्टार्ट होंगे ना, बीच में भी आ सकता है, तो वो मूल रूप में प्रयोग है, यानी कि अ इसी में प्रेजेंट रहेगा। अब जो मूल रूप में प्रयोग थे यहाँ पर देख लिया, अब मात्रा के रूप में प्रयोग देखें, फल, कल, बल, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर फल है, यहाँ पर मात्रा के रूप में, मतलब फ के साथ अ मिला हुआ है, ल के साथ अ मिला हुआ है। अब चलिए आ देखें, आ की मात्रा एक डंडे के रूप में होती है, जैसे कि ये मूल रूप में प्रयोग है, मतलब आ इस शब्द में प्रेजेंट है, आम है। अब मात्रा के रूप में, जैसे च के साथ आ की मात्रा लगा दी, फिर इस च के साथ आ की मात्रा, तो चाचा बन गया, आ का साउंड आएगा, आ की मात्रा भी आपको देखने के लिए मिल रही है। ये जो डंडा है ये आ की मात्रा है। अब चलिए, अभी आप देखें छोटी ई की मात्रा, ये है छोटी ई और ये है छोटी ई की मात्रा। ये छोटी ई जो है ना, ये वाली ई, ये इस शब्द में खुद प्रेजेंट है, तो इमली, ये मूल रूप में प्रयोग हो गया, इमली, ठीक है। और ये मात्रा के रूप में हो गया, क के साथ छोटी की मात्रा लग गई तो किताब, किताब, इस तरीके से। ये है बड़ी,
और ये है बड़ी ई की मात्रा, ये है ईख। ये मूल रूप में प्रयोग हो गया, यूज़ हो गया, यानी खुद ये जो बड़ी ई है ना इस शब्द में प्रेजेंट है। ये बड़ी ई इस तरीके से होती है, छोटी ई इस तरीके से लिखी जाती है, ईख। और यहाँ पर धरती, ये त के साथ यहाँ पर ये जो मात्रा लगी है ना ये है बड़ी ई की, तो इस तरीके से बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये है ऊ और ये है छोटा ऊ, यानी छोटे ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा। ये उल्लू, यहाँ पर ये जो ऊ है ना खुद प्रेजेंट है, यानी कि मात्रा के रूप में उल्लू का इस तरीके से प्रयोग हुआ है उल्लू के शब्द में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पुजारी, अब प के साथ ये जो नीचे मात्रा लगी है ना ये छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, पुजारी। अब ये है बड़ा ऊ, ये है बड़े ऊ की मात्रा। इस तरीके से हम कोई शब्द लिखें बड़े ऊ को लेके तो ऊन हो गया। अब मात्रा कैसे लगाएंगे, ये देखें, धूल हो गया, ध के नीचे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, धूल हो गया। अब आगे देखें, ये है री से ऋषि, तो ये री से ऋषि की मात्रा हो गई, जैसे ऋषि लिखते हैं ना ये ऋषि हो गया। अब मात्रा देखें, ग के नीचे ये री की मात्रा लगा दी तो इसको गृह बोलेंगे, यानी ग के साथ री का साउंड आएगा, गृह बोलेंगे, ग्रह नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गृह, ठीक है। री का साउंड आना चाहिए। ये है ए की मात्रा, ये देखें अक्षर के ऊपर ऐसे लगाई जाती है, जैसे हम लिखते हैं ना एक, मूल रूप में ए का प्रयोग हो गया यहाँ पर। और स के ऊपर ये जो मात्रा लगी है ना ये क्या है, ये ए की मात्रा है, एक इस तरीके से मात्रा लगाई जाती है, तो ये बन गया सेवक। अब यहाँ पर देखें आई, ये आई लिखा जाता है, इस तरीके से इसकी दो मात्राएं होती है, ठीक है। आइनक, जैसे ये लिख दिया आइनक। और मात्रा देखें कैसे लगाई, ब के ऊपर ये दो मात्राएं लगा दी, बैल हो गया। अब इसको बेल नहीं पढ़ेंगे, बैल पढ़ेंगे, यानी कि ए और ए बोल दें या आई बोल दें, दोनों तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अगर ए बोलेंगे तो बैल हो गया, नहीं तो बैल, ए आई का साउंड भी आ रहा है। अब आगे देखें, ये है ओ और ये है ओ की मात्रा, जैसे ओखली लिखते हैं ना ओखली। अब मात्रा में देखिए कैसे क के साथ ओ की मात्रा ये लगी है ना, एक डंडा फिर ऊपर मात्रा, तो ये हो गया कोयल, क्या हो गया कोयल, ओ की मात्रा। अब औ की भी देखें ये डबल हो जाती है, ठीक है, एक डंडे के ऊपर, जैसे औरत हो गया ना औरत, ओ भी इसका उच्चारण होता है और औ भी इसको पढ़ दिया जाता है। अब म के यहाँ पर लगा है ना ये डंडा फिर दो मात्राएं, ये औ की मात्रा है या औ की मात्रा, दोनों तरीके से बोलते हैं। तो मौसम हो गया, मौसम नहीं बोलेंगे मौसम, औ का साउंड आएगा, या ओ बोलेंगे तो वो ओ की मात्रा होगी। इस तरीके से ये मात्राएं होती है। तो आपने सीख ली होगी किस किस तरीके से मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब शब्द के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है, तो पहचान ली होगी, धीरे धीरे पहचान जाएंगे। अब देखें यहाँ पर अनुस्वार एक होता है, अनुनासिक एक होता है विसर्ग, इनके भी कुछ जो होते हैं निशान यानी मात्रा कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें अनुस्वार जो होता है ना कुछ शब्दों में बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो बिंदी होती है इसको अनुसार बोलते हैं हिंदी की ग्रामर में, जैसे पंखा, बंदर, कंधा, पंख, ठंडा, मंगल, चंदन, अंदर, चंद्रमा, कंघी, घंटी, कंगन। ये जो लगी हुई है ना बिंदी, इन सभी को अनुस्वार बोलते हैं। अब देख ले अनुनासिक क्या होती है, चंद्र बिंदु जो होती है ना, चंद्र बिंदु बोलते हैं। कुछ शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है इस चंद्र बिंदु का, जैसे मुंह, चांद, गांव, पाँव, छांव, वहाँ, आँख, कूची, आंधी, चांदी, यहाँ, तो इन सभी में चंद्र बिंदु लगी हुई है, इसको हिंदी में अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने, शब्दों के साथ और सीख जाएंगे। विसर्ग जो होती है ना, दो बिंदी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये देखें यहाँ पर अतः, प्रातः काल, नमः, फलतः, तो यहाँ पर ये दो बिंदियाँ लगी है, इनको विसर्ग बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर र के भी अलग अलग रूप होते हैं जिनको आप कभी कभी र की मात्रा बोल देते हैं। एक तो मूल रूप से यानी खुद र का प्रयोग होता है, रक्षा, रगड़, रथ, रक्त, रखवाली, ये जो शब्द है ना इनमें र खुद प्रेजेंट है। अब पदेन रूप में र होता है, यानी ये देखें क के नीचे ये जो एक लाइन खींची गई है ना, इन सब में ट के नीचे ये इस तरीके से, ट्रक और ट्रेन में ये दो तरीके के र होते हैं। एक तो इस तरीके से रेखा से लाइन खींची जाती है, और ये ट्रक और ट्रेन में जैसे ये जो राउंड शेप वाले अक्षर होते हैं ना, ट जो है राउंड है ना नीचे से,
ये भी राउंड है, तो इसमें तो र ऐसे लगेगा। अब ये वाली लाइन तो खींच नहीं सकते, तो इस तरीके की बना दी गई है। तो क्रम, प्रभु, प्रसाद, ट्रक और ट्रेन, इस तरीके से र का साउंड भी आएगा। आप इन शब्दों को देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो इनको पदेन र बोला जाता है। एक तरीके से आप सीख सकते हैं, पद यानी कि पाँव, पाँव के जगह पे लगा रहता है, और रैफ रूप भी होता है, ये ऊपर लगा रहता है, जैसे कर्म, वर्षा, धर्म, पूर्व, पार्वती, इनमें लगा है ना ये र, कर्म। अब इनका भी साउंड आता है, करम नहीं बोलते, आधा र का साउंड आता है, इसमें अलग सा साउंड आ रहा है, क्रम आ रहा है। अब इसको कर्म नहीं बोलेंगे, क्र, क्र, प्र, इस तरीके से। और भी आप प्रैक्टिस करें तो सीख जाएंगे। अब ध्यान रखना है, जो र होता है ना, र में ये जो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है ना, ये ऐसे लगाएंगे। जैसे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो र का रू बन जाएगा, रुकना, गुरु, रुलाना। तो यहाँ पर र आपको दिख रहा है ना, ये र, इस तरीके से ये र के साथ छोटे ऊ की मात्रा इसके अंदर लगाई जाती है, और बड़े ऊ की मात्रा भी ऐसे ही अंदर लगाई जाती है। बस थोड़ी सी देखें, ऐसे घुमाव आ जाता है, ये रू बन जाएगा, रूखा, रूठना, रूप, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने समझा यहाँ पर। तो ये हो गई र की मात्राएं, यहाँ पर र के साथ बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन यानी कि कुछ जॉइंट कॉन्सोनेंट भी होते हैं। बोलते समय हम लोग कभी कभी जुड़े हुए व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन आपको ध्यान रखना है, 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये संयुक्त यानी जुड़े हुए कौन कौन से अक्षर से होते हैं देख लें। जैसे क और श मिलकर क्ष बनाते हैं, क्षत्रिय वाला क, आधा क, ये जो हलंत लगा ना, आधा क और श। यहाँ पर देखिए आधा त और र मिलकर त्र से त्रिशूल बनाते हैं, त्र से त्रिशूल, आधे त और र को ऐड कर कर बना है, आधा ज और य, ये ज्ञ से ज्ञानी बनाता है, ज्ञ से ज्ञानी बनाता है, आधा ज और य। ठीक है, अब श और आधा श और र श्र से श्रमिक बनाता है। तो ध्यान रखें ये संयुक्त व्यंजन किन अक्षर के साथ मिलकर बने हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जब भी उच्चारण करेंगे ना, पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनता है, हर शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे मतलब कि ये जो वर्ण है ना, एक सिंगल वर्ण हो गया ज, ल, अब इनको मिला दिया तो ये शब्द बन गया। ये तो वर्ण है और ये शब्द है। जैसे जल, जल हो गया, महल, महल हो गया, आम, आम हो गया। इस तरीके से वर्णों को जोड़कर शब्द बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी हिंदी की मात्रा है ना, वो सारी की सारी आपने सीख ली है। अब आपको उनका अभ्यास करना है, उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि री से ऋषि की मात्रा कैसे लगाई जाती है, क्या साउंड होता है, रैफ की मात्रा क्या होती है, पदेन र की मात्रा क्या होती है। सारी मात्राएं यहाँ पर आपने सीख ली है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा।